हेलो दोस्तों, मैं हूं सूर्यकांत, आपका उद्यान मित्र एंडलेस नेचर इस मेरे यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी दोस्तों का फिर से स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आज हम एक बहुत ही सुंदर और हमारी बागबानी में ज़्यादातर रेयरली पाए जाने वाले एक बहुत ही अद्भुत सुंदर नाजुक फूलों वाले पेड़ के बारे में कुछ नई बातें जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, यह पौधा हमारी बागबानी में कॉमनली सभी जगह नहीं पाया जाता, बल्कि थोड़ा सा रेयरली ही दिखाई देता है। मतलब सजावटीय उद्देश्य से या फिर लैंडस्केपिंग पर्पस के हेतु जिन बाग प्रेमियों को रेयर वैरायटीज़ में खास दिलचस्पी होती है, ऐसे बाग प्रेमियों द्वारा अपने खुद के गार्डन में या फिर लैंडस्केपर्स के द्वारा इसे पब्लिक पार्कों में, उद्यानों में ग्रो किया जाता है। इस सुंदर प्लांट या पेड़ का वैज्ञानिक नाम एलियोकॉर्पस हैनांसिस है, जिसे कॉमनली ब्लू कॉन्डोंग भी कहा जाता है। और एलियोकॉर्पेसी परिवार में इन एलियोकॉर्पस की दुनिया भर में लगभग अलग अलग 500 प्रजातियां पाई जाती है। इस पौधे के वैज्ञानिक नाम में जो हैनानेंसिस नाम आता है, वह इस पौधे के मूल स्थान या फिर नेटिव लैंड से आता है, क्योंकि मूल रूप से यह पौधे दक्षिण चीन के हैनान द्वीप के मूल निवासी है। वहाँ के प्राकृतिक वातावरण में यह प्रजातियाँ तराई के आर्द्र भूमि में या फिर नदियों के किनारों पर नम स्थानों में प्राकृतिक रूप से बढ़ती पाई जाती है। साथ में हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के द्वीपों में भी यह प्रजातियां पाई जाती है, जो ट्रॉपिकल एशिया से ऑस्ट्रेलिया तक फैल चुकी है। प्रादेशिक वितरण प्रणाली अनुसार इस पौधे को हैनान ऑयल फ्रूट ट्री, लिली ऑफ द वैली ट्री, फेरी पेटीकोट, उलान कलाई, ब्लू कॉन्डोंग ऐसे कई नामों से जाना पहचाना जाता है। और 1753 के दशक में एक स्वीडिश वनस्पति शास्त्री कार्ल लिनियस द्वारा इस पौधे को पहली बार पेश किया गया था। दोस्तों, इस एलियोकॉर्पस पौधे या पेड़ का सबसे प्रमुख आकर्षण इसके यह झालरदार क्रीम से सफ़ेद फूल है। हमारे परिदृश्य में या फिर हमारे गार्डन में इस पेड़ की फ्लावरिंग एक यूनिक या फिर अनोखी सुंदरता का प्रदर्शन करती है। यह झालरदार क्रीम से सफ़ेद फूल अन्य फूलों की तुलना में एक नाजुक सुंदरता से भरे होते हैं। फ्लावरिंग पीरियड के दौरान इस पेड़ पर इस सुंदर फूलों के घंटी के आकार जैसे घोंसले निकल आते हैं। यह सुंदर फूल समूह में गुच्छों में खिलते हैं और फ्लावरिंग पीरियड के दौरान इस अनोखे पेड़ पर इसकी फ्लावरिंग देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि किसी ने इस पेड़ पर छोटी छोटी सुंदर जालीदार सफ़ेद घंटियां लटका दी हो। वैसे भी कॉमनली यह पेड़ सभी जगह नहीं दिखाई देता, लेकिन जिसने भी पब्लिक पार्कों में या फिर गार्डन में इस पेड़ की फ्लावरिंग देखी है, उसने इन फूलों की प्राकृतिक आभा, उसका सौंदर्य और कुदरत के इस अद्भुत प्रदर्शन को ज़रूर महसूस किया है। यह घंटियों के आकार के झालरदार क्रीम से सफ़ेद फूल बहुत ही नाजुक और दिखने में काफ़ी यूनिक होते हैं। लगभग 1 इंच डायमीटर वाले इन फूलों में 5 सफ़ेद समान पंखुड़ियाँ होती है और पंखुड़ियों की कड़ाई कुदरती रूप से झालरदार या फिर झिल्लीदार पंखों जैसी होती है। यही कॉम्बिनेशन इन फूलों को काफ़ी यूनिक बनाता है। फूलों के बीच में दूधिया सफ़ेद कलर के पुंकेसर होते हैं और डंठल से भी लगभग 1 से 1.5 इंच की लंबाई में यह फूल विकसित होते हैं और शंकु के आकार जैसी या फिर भाले के आकार जैसी इनकी इन कलियों से यह फूल गुच्छों में एक के बाद एक लगातार खिलते रहते हैं। यह फूल सजावटीय होने के साथ पक्षी और अन्य परागकर्ताओं को पॉलिनेशन प्रोसेस के लिए आकर्षित करते हैं। वातावरण अनुकूलता और प्रादेशिक वितरण प्रणाली अनुसार इस पेड़ की फ्लावरिंग को एवरेजली जून से जुलाई तक दर्ज किया गया है। इस प्लांट के विकिपीडिया में भी इसकी फ्लावरिंग को जून से जुलाई तक ही दर्ज किया गया है, लेकिन अब नवंबर मंथ की शुरुआत हो चुकी है और मैंने शूट किए हुए इस पेड़ पर इसकी फ्लावरिंग अब भी जारी है। इसलिए यह प्रतीत होता है कि ट्रॉपिकल जोन में इस पेड़ की फ्लावरिंग जून से लेकर लगभग दिसंबर तक जारी रहती है। साथ में इस पेड़ के बारे में और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इसे गलती से रुद्राक्ष का पेड़ माना जाता है। वैसे भी रुद्राक्ष का पेड़ भी इसी एलियोकॉर्पस प्रजाति का सदस्य है, इसलिए दोनों प्रजातियों की कलियां, फ्लावर्स लगभग सेम होते हैं। लेकिन रुद्राक्ष एक अलग प्रजाति है जिसका नाम एलियोकॉर्पस कैनिस्ट्रस है और इस प्रजाति का नाम एलियोकॉर्पस हैनांसिस है। लेकिन दोनों का फॉलिएज, फ्लावर और बर्ड्स पैटर्न एक ही जैसा होने के कारण गलती से हम इसे रुद्राक्ष का पेड़ मान लेते हैं। इस एलियोकॉर्पस के फूल सुंदर दिखावटी होने के साथ साथ हल्की मीठी सुगंध वाले भी होते हैं। दोस्तों, इस एलियोकॉर्पस की पत्तियां इस तरह ऊपरी सतह पर चमकदार हरी होती है। सिमिलरिटी में यह थोड़ी सी आम के पेड़ की पत्तियों जैसी दिखती है। पत्तियों को विभाजित करने वाली मुख्य शिरा और उपशिराएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। लंबाई में यह पत्तियां लगभग 6 इंच तक लंबी होती है और चौड़ाई में भी 1 से 1.5 इंच तक चौड़ी होती है।
फ्लावरिंग पीरियड के बाद भी यह पेड़ इसकी हरी पत्तियों की वजह से एक परमानेंट ग्रीनरी हमेशा मेंटेन करता है। साथ में प्राकृतिक वातावरण में यह पेड़ एवरेजली 6 से 7 मीटर तक मतलब 15 से 20 फीट की ऊंचाई तक बढ़ता हुआ पाया जाता है। यह लगभग एक पूर्ण विकसित पेड़ की ऊंचाई होती है। हमारी प्लांट गैलरी में भी हम इस पौधे को बड़े कंटेनरों में लगभग 6 से 7 फीट की ऊंचाई तक ग्रो कर सकते हैं और हमारे प्लांट गैलरी की आउटडोर गार्डन की खुली ज़मीन में भी 10 से 12 फीट की ऊंचाई तक यह बढ़ता हुआ पाया जाता है। इसलिए खुली जगह के अभाव के कारण इस पौधे को अगर हम पॉट्स में ग्रो करना चाहते हैं तो शुरुआत में बेबी प्लांट के रूप में छोटे पॉट्स में हम इसे ग्रो कर सकते हैं, लेकिन पौधे की ग्रोथ अनुसार थोड़े से लार्ज साइज कंटेनरों को हमें बाद में यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि प्राकृतिक वातावरण का यह एक झाड़ीनुमा जंगली पेड़ है। इसलिए किसी भी कंटेनरों का टॉप डायमीटर थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि इस पेड़ की जड़ें ज़मीन की सतह पर इस तरह फ्लैट पोजीशन में या फिर उतले स्वरूप में फैलती है और ज़मीन की ऊपरी सतह से लेकर गहराई तक का पोषण प्राप्त कर लेती है। इसलिए बड़े साइज़ के कंटेनर इस पौधे के लिए एक अच्छा विकल्प साबित हो सकते हैं। इस पेड़ की वाटरिंग नीड के बारे में देखा जाए तो हमें पॉट्स या कंटेनरों की मिट्टी अच्छी जल निकासी वाली बनानी है और ज़रूरत अनुसार इस पौधे को हमें पानी देना है। प्राकृतिक वातावरण में यह पेड़ नदियों के किनारों पर नम स्थानों में बढ़ते हैं, जो इस पेड़ की मध्यम पानी की ज़रूरत को दर्शाते हैं। लेकिन इस पेड़ की जड़ें ज़मीन की सतह पर उतले स्वरूप में फैलने वाली होने के कारण जल भराव स्थिति या फिर ओवरहेड वाटरिंग इन पौधों की शुरुआती स्टेज में हानिकारक हो सकती है। इसलिए ज़्यादातर पॉट्स या कंटेनरों की मिट्टी की ऊपरी सतह सूखने के बाद ही इस पौधे को हमें पानी देना है। दोस्तों, यह पेड़ पूर्ण सूरज की रोशनी में बढ़ने वाला एक झाड़ीनुमा जंगली पेड़ है। इसलिए आउटडोर गार्डन के अलावा हमारे प्लांट गैलरी में भी पॉट्स या कंटेनरों में हम जहाँ भी इस पौधे को ग्रो करना चाहते हैं वहाँ 5 से 6 घंटे की सूरज की खुली धूप या फिर रोशनी आनी चाहिए। इसलिए पृथ्वी की उत्तरी गोलार्ध में इन पौधों को हमें साउथ ईस्ट या साउथ वेस्ट लोकेशन में लगाना है और ठीक इसके विपरीत पृथ्वी के दक्षिण गोलार्ध में भी इन पौधों को हमें नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ वेस्ट लोकेशन में लगाना है, जहाँ सूरज के उत्तरायण और दक्षिणायन काल में भी सूरज की रोशनी हमेशा बनी रहती है। इसलिए इन पौधों को ज़्यादा शेडी एरियाज़ में ना लगाएं, क्योंकि पूर्ण सूरज की रोशनी में लगाया हुआ यह पौधा काफ़ी हेवी ब्लूमिंग करता है। फर्टिलाइज़र या फिर खाद के बारे में भी आउटडोर गार्डन में ज़्यादातर ज़मीन में लगाए हुए पौधे ज़मीन में अवेलेबल न्यूट्रिशन पर ही अच्छी तरह से अपनी ग्रोथ कर लेते हैं, लेकिन हमारे प्लांट गैलरी की पॉट्स या कंटेनरों के पौधों की मिट्टी हमें अच्छी जल निकासी वाली बनानी है, जिसमें शुरुआती पॉटिंग मिक्सचर में किसी भी ऑर्गेनिक खाद का 1 भाग हमें मिलाना है, क्योंकि ऑर्गेनिक खाद पौधों को लंबी देर तक हेल्दी रखने के साथ साथ पौधे की ज़रूरत अनुसार उनके जड़ों के पास स्लो रिलीज होती है। हमारी प्लांट गैलरी में डेकोरेटिव पर्पज़ के लिए इस पेड़ को ज़्यादातर इसके सुंदर फ्लावरिंग के लिए ग्रो किया जाता है। इसलिए अच्छे और हेवी फ्लावरिंग के लिए फ्लावरिंग पीरियड के दौरान थोड़ी सी फॉस्फोरस बेस खाद इन पौधों को हमें देनी चाहिए। ज़्यादातर पॉट्स या कंटेनरों के पौधों के लिए पौधों की ग्रोथ और साइज़ अनुसार 1 से 2 टेबल स्पून DAP जैसी खाद फ्लावरिंग पीरियड के दौरान इन पौधों को हम दे सकते हैं। इस पौधे का प्रोपगेशन इनके बीजों से किया जाता है। फ्लावरिंग के बाद इस पेड़ पर ग्रेप्स जैसे थोड़े से हरे नीले कलर के फल लगते हैं। नीले हरे फलों की वजह से इस पौधे को कॉमनली ब्लू कॉन्डोंग भी कहा जाता है। बीजों के साथ साथ इस पेड़ के मदर प्लांट पर भी एयर लेयरिंग मेथड के द्वारा नए पौधे तैयार किए जाते हैं। ज़्यादातर कॉमन गार्डनरों के लिए नर्सरी से एक अच्छा हेल्दी पौधा लाकर उसे ग्रो करना बेहतर होता है। इस पेड़ के अद्भुत और झालरदार सफ़ेद फूलों की वजह से यह पेड़ दुनिया भर के कई बागवानों के बगीचों के साथ हांगकांग में भी एक बहुत ही लोकप्रिय बागवानी प्रजाति है। इस पौधे पर ज़्यादातर कोई भी हार्मफुल डिजीज़ या फिर रोग नहीं दिखाई देता, लेकिन एक रूटीन के तहत हम हमारे प्लांट गैलरी के पौधों पर नीम ऑयल या फिर देसी गाय के गोमूत्र का ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड के रूप में स्प्रे कर सकते हैं। अच्छा तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और पास के बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें, ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की सभी नोटिफिकेशंस आपको समय पर मिलती रहेंगी। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नया पौधा और उससे जुड़ी कुछ नई जानकारी के साथ। टिल देन, गुड बाय, ओम साई।